पढ़ेंगे चार्ल्स फूरियर के आर्थिक विचार। काल्पनिक समाजवादी फ्रांस के विचारक चार्ल्स फूरियर का जन्म फ्रांस में सन 1772 ईस्वी में बेनसनकॉन नामक स्थान पर हुआ। शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी की और व्यापार के सिलसिले में कई देशों में आपको घूमना मिला। देशों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन इन्होंने किया। इन्होंने अपना भी व्यापार शुरू किया, परंतु इन्हें कोई सफलता नहीं मिली। फूरियर की सुधार योजनाएं कहते हैं उनके पागलपन का प्रतीक है और उनके पुस्तकों से शीर्षकों से भी पागलपन और विषमता की झलक मिलती है। आपने 4 पुस्तकें लिखी, थ्योरी ऑफ द 4 मूवमेंट्स एंड द जनरल डेस्टिनीज, सेकंड थ्योरी ऑफ द यूनिवर्सल यूनिटी, थर्ड द न्यू इंडस्ट्रियल एंड सोशल वर्ल्ड एंड फोर्थ है द इंडस्ट्रीज। चार्ल्स फूरियर के जो आर्थिक विचार हैं उनको हम विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत पढ़ेंगे। पहला है सामाजिक दर्शन। फूरियर का विचार था, संसार में कोई ऐसी अति प्रभावशाली शक्ति है जिसके प्रभाववश होकर मनुष्य एक साथ मिलकर काम करता है, परंतु कुछ ऐसी बाधाएं मौजूद है जो इस नियम को क्रियाशील नहीं होने देती। वे बाधाएं समाज विरोधी है जिन्हें दूर किया जाना समाज के हित में होगा। फूरियर का ये भी मानना था कि उनकी योजना को व्यवहारिक रूप में लागू करने के फलस्वरूप समाज विरोधी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। समाज में एकता, समन्वय और सहयोग का वातावरण स्थापित होगा, जिससे मनुष्य पहले से अधिक कार्य करेगा और उत्पादन में वृद्धि होगी। फलस्वरूप सामाजिक कल्याण भी बढ़ेगा। फूरियर के विचार के अनुसार मनुष्य में 12 उत्कंठा भाव होते हैं, जिनमें 5 चेतना शक्तियाँ होती हैं। ये 12 उत्कंठा भाव मित्रता, प्रेम, परिवार भावना तथा अभिलाषा के 4 समुदायों में विभाजित है। इन 12 उत्कंठा भावों का बंधुता प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ उत्कंठा भाव का परिणाम है। दूसरा है सहकारी जीवन का सिद्धांत अथवा प्लांक्स योजना। फूरियर की ये मान्यता थी कि वातावरण का मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए वे एक नए आर्थिक और सामाजिक संगठन का निर्माण करना चाहते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने प्लांक्स योजना का प्रतिपादन किया। यह योजना सामूहिक उपनिवेश के समान थी। वे चाहते थे कि लगभग 400 एकड़ की भूमि पर एक विशाल भवन बनाया जाए, जिसमें 400 परिवार या 1500 लोगों के एक साथ रहने की व्यवस्था हो। यहाँ पर भोजनशाला, स्कूल, मनोरंजन के साधन आदि भी हों और निवास तो सबके परिवारों के अलग अलग होंगे, परंतु लोग मिलजुल कर कार्य करेंगे। कार्य का बदलता हुआ स्वरूप आपके सामने आएगा। आपको एक आनंद की अनुभूति होगी। काम का चयन भी लोगों की इच्छा के अनुसार होगा। गंदे कार्य, सफाई कार्य आदि बच्चों को करना चाहिए, क्योंकि वे स्वतः गंदे रहने के आदी हैं। प्लांक्स के चारों ओर खेत और भौगोलिक औद्योगिक इकाइयाँ होंगी। भूमि पर सेब है, सब्जियां, फल, मुर्गी पालन आदि कार्य होंगे। छोटे छोटे उद्योग स्थापना की जाएगी। वे अनाज उत्पादन के पक्ष में नहीं थे। यहाँ होटल की तरह अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं का स्वतः ही निर्माण होगा। उत्पादित धन को इस प्रकार बांटा जाएगा: पूंजी की मांग 4/12, श्रमिक 5/12 और संगठन का हिस्सा 3/12। फूरियर का ये विश्वास था, सामाजिक संगठन में एकता और सद्भावना का वातावरण हमेशा बना रहेगा। इस आदर्श व्यवस्था में पुलिस, वकील, जज, सेना, अपराधी कोई भी नहीं होगा। फूरियर की ये व्यवस्था भारत के ऋषि मुनियों के आश्रम से मिलती जुलती कही जा सकती है। प्लांटरी एक होटल जैसा नहीं होगा, एक स्वावलंबी संस्था होगी जिसके 2 अंग होंगे। नदी के किनारे सुंदर प्रकृति की गोद में संस्था के पास 400 एकड़ भूमि होगी, जिसमें सब मिलजुल कर खेती करेंगे। फूरियर बड़े उद्योगों के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि बड़े उद्योगों के कारण ही वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है, शोषण बढ़ता है। अतः वे लघु उद्योगों के पक्ष में थे। वे चाहते थे कि व्यक्तिगत संपत्ति होते हुए भी उसमें कोई बुराई नहीं हो। उनका विचार था कि प्लेक्स योजना ही एक ऐसा तरीका है। समाज की आर्थिक संरचना। फूरियर की संरचना में ग्रामीण
जीवन को प्रधानता थी। वे कृषि को महत्वपूर्ण व्यवसाय मानते थे। वे इस बात के बड़े समर्थक थे कि बड़े बड़े शहरों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। वहाँ जनसंख्या को प्लांटरी में स्थानांतरित किया जाना चाहिए ताकि 400 परिवार रह सके। वे बड़े कारखानों के पक्ष में नहीं थे और मजदूर प्रथा को समाप्त करने के पक्ष में थे। श्रम प्रेरक योजनाएं। फूरियर का ये विश्वास था कि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए श्रमिकों को व्यवसाय में कुछ हित होना चाहिए और श्रमिक को व्यवसाय का सहकारी मालिक बनाने का भी इन्होंने सुझाव दिया। इसलिए इनको वर्तमान लाभ विभाजन का प्रतिपादक कहा जा सकता है। फूरियर इस सत्य से परिचित थे कि सभी सभ्य समाजों में संपत्ति प्राप्त करने की भावना मनुष्य को उत्पादन करने की एक प्रेरणा देती है। श्रमिक का व्यवसाय में कुछ स्वामित्व होगा तो वो अपने कार्य को अधिक रुचि के साथ करेगा और उत्पादन में वृद्धि संभव हो सकेगी। इस क्षेत्र में फूरियर जो है व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त करने के स्थान पर समाज को इस प्रकार पुनर्संगठित करना चाहते थे कि श्रमिक को भी पूंजीपति बनने का अवसर मिल सके और समाज में संपत्ति के अधिकारों के आधार पर वर्ग विभाजन एवं वर्ग संघर्ष का अंत हो सके। फूरियर का मत था कि जैसे खेल सुखद होता है वैसे श्रम भी सुखद होना चाहिए। पूंजीवादी व्यवस्था में बाध्य होकर श्रम करना पड़ता है और ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो प्रकृति के विपरीत होते हैं, जिससे श्रमिकों की स्थिति खराब हो जाती है। अतः श्रम को आकर्षक बनाने के लिए इन्होंने कुछ सुझाव दिए। कार्य रुचि के अनुकूल हो, उचित मजदूरी प्राप्त हो, एक सा कार्य निरंतर नहीं करवाया जाए, कार्य दशाओं को खुशहाल बनाया जाए, कार्य अपने लिए किया जाए, स्वेच्छा से कार्य किया जाए। फूरियर ने एक स्थान पर यह भी लिखा है, अभी तक आप दूसरों के लिए कार्य कर रहे थे, अब आप एक दूसरे के लिए कार्य करके देखिए। अब है क्रिटिकली इवोल्यूशन, आलोचनात्मक मूल्यांकन। फूरियर के विचारों को विशेष गंभीरता से लिया गया, उनके विचारों को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया गया, परंतु इसमें असफलता ही हाथ लगी। फ्रांस की अपेक्षा उनके जो विचार हैं वो अमेरिका में अधिक प्रचार हुए। उनके अमेरिकी अनुयायियों में मार्गरेट, फूलर, नथेनियल हाथॉर्न, राल्फ वाल्डो एमर्सन आदि प्रमुख थे। फूरियर ने इन अमेरिकी अनुयायियों ने थोड़े समय में वहाँ की उपफ्लेक्सियो समुदायों की स्थापना की। उन्होंने 1841 में बोस्टन के समीप ब्रुकफॉर्म उपनिवेश नामक फ्लैक्स प्रसिद्ध था, परंतु ये सभी 34 समुदाय अल्पकालीन ही सिद्ध हुए और फिर कालांतर में बंद हो गए। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि फूरियर एक काल्पनिक और अव्यवहारिक विचारक था, परंतु इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनके विचारों का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को कुछ ऐसे विचार भी दिए जिनका अनुसरण किया जा सकता है। उन्होंने बच्चों की शिक्षा प्रबंध का जो विचार दिया, उसी से मॉन्टेसरी शिक्षा का विचार शुरू हुआ। उन्होंने पैलेस्टियर नगरों के पूंजी एकत्र करने की जो योजना प्रस्तुत की, उससे आगे चलकर मिश्रित पूंजी वाली कंपनियों का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने उत्पादन, उपभोग एवं वितरण को सहकारिता के आधार पर संगठित करने का जो अनूठा विचार दिया, उन्हीं विचारों के आधार पर उत्पादक सहकारी समितियों की स्थापना हो सकी। ये जो उत्पादन, उपभोग, वितरण है, ये अर्थशास्त्र के प्रमुख भाग हैं, क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट, वे सहभागिता के द्वारा वर्ग संघर्ष को समाप्त करना चाहते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि पूंजीवाद से वर्ग संघर्ष पनपता है। इसलिए वो पूंजीवाद का विरोध करके सहभागिता के द्वारा वर्ग संघर्ष को समाप्त करना चाहते थे। वे भूमि को बढ़ाना चाहते थे, तभी तो उन्होंने नगरों को स्वयं ही खेती करने का विचार दिया। उन्होंने प्रकृति की अनुकूलता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो उनकी मौलिक देन है। एडम स्मिथ ने समाजवाद पर इसकी छाया का प्रतिबिंब पड़ा है, परंतु उपयुक्त मौखिक विचारों के साथ साथ
हमें उनके कुछ पागलपन के सुझाव भी देखने को मिलते हैं, जैसे स्त्रियों को जो स्वतंत्रता देने का समर्थन किया, उससे उससे उन्होंने उनके स्वच्छंद यौन संबंधों को उचित ठहराया। प्रत्येक सदस्य को एक ही राय देते थे। बच्चों को गंदे कामों पर लगाना, गल्ले के उत्पादन की उपेक्षा करना, केवल फल सब्जियों की ओर, विशेष रूप से मुर्गी पालन को महत्व देना। उपयुक्त सुझाव उनके मूल दर्शन के आवश्यक अंग नहीं है, अतः ऐसे विचारों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।